दोस्तों सैमसंग का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? मोबाइल फोन्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा और ट्विन टावर को भी सैमसंग ने ही बनाया है? और सिर्फ यही नहीं, सैमसंग हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, मिलिट्री टैंक, शिप्स और यहाँ तक के मशीन गन्स भी बनाती है। इन सब के अलावा सैमसंग का दबदबा इंश्योरेंस, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सेक्टर, केमिकल सेक्टर और 80 से भी ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में बना हुआ है। आपको शायद पता नहीं होगा कि सैमसंग के पास पूरी एक सिटी है जिसको सैमसंग सिटी कहते हैं। आप सैमसंग को उसके मोबाइल फोन्स की वजह से जानते हो, लेकिन सैमसंग की पावर क्या है मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। मार्केट में जितने भी फोन ब्रांड्स है, अब चाहे वो एप्पल का आईफोन हो या फिर गूगल का पिक्सल हो, इन सब के पसीने छूट जाएंगे सिर्फ एक फोन बनाने में अगर सैमसंग इनका साथ ना दे तो। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि शुरुआत में सैमसंग वेजिटेबल, नूडल और मछली जैसी चीजों को कई देशों में एक्सपोर्ट किया करता था। तो फिर इतनी जल्दी सैमसंग ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया? अगर आपके तरीके गलत हो तो सब कुछ पॉसिबल है। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और यहाँ तक के देश के प्रेसिडेंट को रिश्वत खिलाना, सब कुछ इन्वॉल्व है। सैमसंग ने अपनी इस जर्नी में अनगिनत गलत काम भी किए हैं। आइए डिटेल में समझते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 1938 से, जब ली बियोंग चुल ने सैमसंग कंपनी की शुरुआत की साउथ कोरिया के डीगू शहर में। उस टाइम सैमसंग आटा, नूडल्स और मछली जैसी चीजों को कई देशों में एक्सपोर्ट किया करता था। ये सब करके सैमसंग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था। लेकिन उसके अगले साल यानी 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, जिसके चलते साउथ कोरिया की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी और सैमसंग के साथ कोरिया की सारी कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस हुआ। नो डाउट कि सैमसंग के पास अभी भी बहुत पैसा था। 1947 के दौरान सैमसंग ने रियलाइज किया कि डीगू के अंदर बिजनेस को रन करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद सैमसंग ने अपने हेडक्वार्टर्स को डीगू से सियोल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसके 3 साल बाद यानी 1950 को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर शुरू हो गई। उस टाइम तक सैमसंग का नाम साउथ कोरिया के टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनीज की लिस्ट में आ चुका था। इस वॉर की वजह से सैमसंग को वो जगह भी छोड़नी पड़ी और अब सैमसंग ने अपना बेस सियोल से बुसान शिफ्ट कर दिया। और बिजनेस की हालत तो ऐसी थी कि सर्वाइव करना मुश्किल था। ऐसे में चीजें एक्सपोर्ट करना तो दूर, लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन कोरिया में शुगर केन यानी गन्ने का प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल पर होता है, इसलिए इस चीज का फायदा उठाते हुए सैमसंग ने 1953 में काइल जेडान नाम से एक शुगर रिफाइनरी की शुरुआत की। ली बियोंग चुल का ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया चला। इससे होने वाले प्रॉफिट से उन्होंने डीगू के अंदर एक ऊन के कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था काइल मोजिक, जिसे आज काइल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। और ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी वुलन मिल कंपनी है। सैमसंग अपने बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर बहुत ही सीरियस था। इसके बाद सैमसंग ने अपने आप को एक बार में ही बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर लिया, जैसे सैमसंग टेक्सटाइल, सैमसंग इंश्योरेंस, सैमसंग फाइनेंस और सैमसंग रिटेल्स में भी काफी अच्छी खासी पकड़ बना ली। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सेक्टर्स में एंटर होने के लिए सैमसंग के पास पैसे कहां से आए? दरअसल सैमसंग ने अपनी रिफाइनरी को बेचकर उसे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिया और आज की डेट में भी सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। सैमसंग अपने बिजनेसेस को बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा था और अब सैमसंग ने सोचा कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी में भी अपनी पकड़ बनाई जाए। और इसी सोच के साथ 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी एंटर कर लिया। इसके सिर्फ 1 साल के अंदर ही सैमसंग इलेक्ट्रिक्स ने अपनी पहली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मार्केट में उतार दी और अगले कुछ ही सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरर बन गई। और अब सैमसंग ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और भी बड़ा करना शुरू कर दिया और 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एसी, 1981 में कलर टीवी और 1982 में सैमसंग ने अपना पहला पीसी लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एंटर होते ही सैमसंग के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में जो कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स यूज होते थे वो सब इंपोर्ट किए जाते थे। अब इंपोर्ट होता था तो टैक्स भरना पड़ता था और टैक्स भरने का मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए 1983 में सैमसंग ने हैंगुक जॉन्जा टोंगसिन नाम की एक कंपनी को ही खरीद लिया जो सेमीकंडक्टर्स बनाती थी और अपने लिए खुद ही पार्ट्स बनाने लगा। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरी कंपनीज को भी ये कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। मतलब कि सैमसंग ने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ढूंढा ही, लेकिन ये सोल्यूशन उन्हें प्रॉफिट देने वाला था। और 1990s तक सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी चिप प्रोडक्शन कंपनी बन गई और आज एप्पल भी अपने आईफोन्स में सैमसंग का ही चिप यूज करता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब मैं कहता हूं कि 1990s में सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरर बन चुकी थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1990s तक सैमसंग ने सिर्फ चिप ही बनाया। 1970 में सैमसंग बैटरीज और 1974 में सैमसंग शिप्स भी बनाने लगी थी। तो आप ये मत सोचना कि सैमसंग अभी तो चिप बना रही थी, अभी शिप्स कहाँ से बनाने लगी। सैमसंग अपने बिजनेसेस को रन करने के साथ साथ अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही थी। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग की जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। 1982 में सैमसंग ने जब अपना पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी लॉन्च किया था, उसी दौरान उसने पोर्तुगल के अंदर भी सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी खोली थी, जो पोर्तुगल के अंदर साउथ कोरिया की पहली मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी थी। उस टाइम पोर्तुगल में टीवी की डिस्ट्रीब्यूशन रेट और लेबर कॉस्ट दोनों ही कम थे और इसी के चलते सैमसंग ने यहाँ भी अपने पैर जमा लिए।
और 1980s तक सैमसंग ने जर्मनी, यूके, न्यूयॉर्क और टोक्यो में भी अपने ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिए। जब सब कुछ सैमसंग के पास था तो अब सैमसंग ने सैमसंग टेलीफोन बोर्ड्स, सैमसंग टेलीफोन एंड फैक्स सिस्टम और सैमसंग मोबाइल फोन्स के प्रोडक्शन में भी आ गया। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी सैमसंग की इस जर्नी में बहुत बड़ा तूफान आता है और वो था सैमसंग के फाउंडर ली बियोंग चुल की डेथ। 1987 में ली बियोंग चुल की डेथ हो गई और उनकी जगह उनके बड़े बेटे ली कुन ही ने ले ली। अपने पिता के पोजीशन पर आते ही ली कुन ही का विजन एकदम क्लियर था कि इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन ही अब फ्यूचर होने वाला है, और इसी सोच के साथ उन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग सेमीकंडक्टर्स को मर्ज कर दिया। इससे फायदा ये हुआ कि होम अप्लायंसेस, टेलीकम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर सैमसंग का मेन बिजनेस बन गया, जिनकी वजह से आज आप सैमसंग को जानते हो। लेकिन सैमसंग का डाइवर्सिफिकेशन नहीं रुका और 1990s में उन्होंने ऑटोमोटिव सेक्टर में एंटर किया और 1998 में सैमसंग ने अपनी पहली कार लॉन्च की। इसके अलावा भी सैमसंग के कई ऐसे डिविजन्स हैं जिनके बारे में जान के आप शॉक हो जाओगे। नंबर 1, सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग, जो रोड्स, टनल, ब्रिज और बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि बुर्ज खलीफा और ट्विन टावर को भी सैमसंग ने ही बनाया है। 101 ताइपेई टावर जो ताइवान में है, इसे भी सैमसंग ने ही बनाया है। नंबर 2, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज, ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज में से एक है। इसके अलावा ये डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि टैंक और मशीन गन्स भी बनाती है। साउथ कोरिया की मिलिट्री जिस हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट का यूज करते हैं वो भी सैमसंग ही बनाती है। इसके अलावा साउथ कोरिया का लार्जेस्ट थीम पार्क एवरलैंड, इसे भी सैमसंग ही ओन करती है। प्लस सैमसंग के कई लग्जरी होटल्स भी हैं। इन सब के अलावा सैमसंग के पास पूरा एक सिटी है जिसको सैमसंग सिटी कहते हैं। इसके अलावा सैमसंग की यूनिवर्सिटीज हैं और सैमसंग मेडिकल सेंटर भी है। लिटरली सैमसंग ने अपने आप को इस कदर डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन जरा सोच कर देखो कि एक बंदा बिजनेस शुरू करता है और कुछ ही टाइम में अपना एक मल्टी बिलियन एम्पायर खड़ा कर लेता है। ना कोई चैलेंजेस, ना कोई रुकावट। इतने कम टाइम में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना पॉसिबल ही नहीं है बिना गलत काम किए। क्या लगता है कि सैमसंग ने कुछ गलत नहीं किया होगा? सैमसंग ने अपनी इस जर्नी में बहुत सारे फ्रॉड्स भी किए हैं। कुछ पकड़ में आए हैं, कुछ पकड़ में नहीं आए हैं। जो पकड़ में आए हैं उसमें से भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सैमसंग की ये जर्नी जितनी इनक्रेडिबल लगती है उससे कई ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। सबसे पहले तो सैमसंग के पास गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। सिंगमैन री, ये साउथ कोरिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी में प्रेसिडेंट का क्या रोल है। दरअसल वो सिंगमैन री ही थे जो उस वॉर की वजह से मिलने वाले इंटरनेशनल एड को इन कंपनीज पर खर्च करते थे। जो पैसा लोगों पर खर्च होना चाहिए वो पैसा इन बड़ी बड़ी कंपनीज पर खर्च होता था। सिंगमैन री ने इन कंपनीज को कंपटीशन से बचाने के लिए बाहरी कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। सरकार के इन्हीं मेहरबानियों की वजह से 1950 के दौरान ही सैमसंग ने कोरिया के 3 कमर्शियल बैंक्स को ही खरीद लिया था। उसके साथ वो सीमेंट और फर्टिलाइजर के सेक्टर में भी काम करने लगे थे। सैमसंग ने जब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एंटर किया तो कोरियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज पर लगने वाले टैक्स को 50% रिड्यूस कर दिया। सैमसंग इतनी पावरफुल थी कि जिस बिजनेस में एंटर करती उस फील्ड के दूसरे बिजनेस को तहस नहस कर सकती थी। 1987 में ली बियोंग चुल की डेथ के बाद उनकी जगह उनके बड़े बेटे ने ली और 1996 में उनके ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का आरोप लगा। लेकिन सैमसंग के गवर्नमेंट रिलेशन की वजह से इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। ऐसी एक घटना 2008 में हुई जब ली कुन ही को टैक्स चोरी और घोटाले में दोषी पाया गया और उन्हें उनके पद से हटाकर 3 साल की जेल भी हुई। लेकिन अगले ही साल उनकी सजा माफ हो गई और फिर से वो सैमसंग के चेयरमैन बन गए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद उनके बेटे ली जियोंग को सैमसंग का हेड बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के भी आरोप लगे हैं। लेकिन उनके बेटे ली जियोंग तो बाप से भी बड़े फ्रॉड थे। इनके ऊपर भी कई घोटाले, फ्रॉडिंग और इलीगल तरीके से बिजनेस को रन करने के आरोप लगे हैं। लेकिन सैमसंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही अपनी मुट्ठी में है तो कौन क्या ही कर लेगा। और मैंने ये जो घोटाले बताए ये तो सिर्फ नमूना था। सैमसंग ने इससे भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, सैमसंग ने अपनी इस जर्नी में अनगिनत गलत काम किए हैं, लेकिन फिर भी आज ये दुनिया की मोस्ट रेप्यूटेड कंपनीज में से एक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।